आज हम लोग राजस्थान की भाजपा सरकार के 1 साल पूरे होने के बाद में जो स्थिति बनी है, इस सरकार की जो विफलताएं हैं, जो कमियां खामियां हैं, जो प्रदेश की बदहाली इन्होंने की है, उसके बारे में हम आपसे मुखातिब होंगे, अपनी बात रखेंगे। पहले मैं बात रखूंगा, फिर हमारे नेता प्रतिपक्ष जूली साहब बात रखेंगे। हम लोग एक वीडियो भी, फिल्म भी हमने जो बनाई है 1 साल के ऊपर, वो वीडियो फिल्म भी दिखाएंगे। एक पंपलेट भी जारी करेंगे। जो सब चीज़ें समाहित नहीं हो सकी, लेकिन हम लोग उसमें प्रमुख इनकी विफलताओं को उजागर करेंगे और हमारी जो कांग्रेस की सरकार की जो प्रमुख उपलब्धियां थी, जिसको आप एकदम मिनिमाइज करके कि भाई ये प्रमुख थी, जो उसको कमजोर करने का इस सरकार ने काम किया, जनता के लाभकारी थी वो योजनाएं। तो ये मोटा मोटी इस प्रकार से एक राइजिंग राजस्थान के बारे में 5 मिनट में जो भी राजस्थान राइजिंग के नाम से इन्होंने धोखा किया है या गफलत करने जा रहे हैं या जो षड्यंत्र करने जा रहे हैं, उसके बारे में हमारे जयपुर जिले के जो इंचार्ज हैं रोहित बोरा जी, वो भी बताएंगे। फिर हम आपके क्वेश्चन जिससे भी संबंधित आप पूछना चाहोगे, मेरे से पूछना चाहोगे, मैं बताऊंगा। जूली साहब से पूछोगे, जूली साहब बताएंगे। और राइजिंग राजस्थान से संबंधित अगर कोई बात ये जो कहेंगे उसमें से आप पूछोगे तो हम बताएंगे। हम आपका आधा पूर्ण घंटा लेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग उसको सुनेंगे। मैं शुरू इस प्रकार से करता हूं कि देश के प्रधानमंत्री ने, बीजेपी आरएसएस के नेताओं ने 12 महीने पहले जब इलेक्शन थे 2023 में, तो उन्होंने बड़े बड़े वादे इस जनता से किए थे। हर वर्ग को हमारे समय में पीड़ित बताया था, कानून व्यवस्था छिन्न भिन्न बताई थी, और महंगाई की बात, बेरोजगारी की बात, पेपर लीक की बात, नहीं सहेगा राजस्थान जैसे नारे लगा करके उन्होंने सत्ता प्राप्त की थी। लेकिन आज हिसाब का समय आ गया है। आज 12 महीने में जो स्थिति इनकी रही है, वो मैं आपसे निवेदन करने के लिए आपके बीच में हाजिर हुआ हूं। इन्होंने आते ही पर्चियों से मुख्यमंत्री बनाए, फिर भी हमने कुछ नहीं कहा, इनकी मर्जी। वोट करा के रखे मंगाए, लॉटरी से बनाए, पर्चियों से बनाए, डंडे के जोर से बनाए, जैसा बनाए। वो हमारा सबका मुख्यमंत्री हैं, पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। हम उनका एज ए मुख्यमंत्री स्वागत करते हैं। लेकिन बनने के बाद में आज की तारीख तक मुख्यमंत्री जी की जो प्रशासनिक पकड़ होनी चाहिए, वो कोई पकड़ नहीं रही। उनका जो सरकार चलाने का अनुभव नहीं था, उसकी गहरी चोट हमारे प्रदेश के शासन और प्रशासन पे लगी है। बनते ही इन्होंने कहा था कि 800 कार्यों की हम समीक्षा करेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि एक भी कार्य की समीक्षा इन्होंने किस प्रकार से की, आज तक कोई रिजल्ट नहीं आया। पहली विफलता इनकी है। दूसरी विफलता इनकी यह है कि दिसंबर 2023 में सरकार बनते ही इन्होंने वित्त विभाग के माध्यम से एक आदेश जारी कराया था कि जो भी कार्य चल रहे हैं रोक दिए जाएं, जो भी स्वीकृतियां हैं उनको होल्ड कर दी जाए,
जो भी वर्क हो गए हैं, जितना हो गए उसका मूल्यांकन कर लीजिए। आगे हमारी बिना अनुमति के वो कार्य नहीं किए जाए, यानी जो विकास के काम होने चाहिए थे वो सारे के सारे उस परिपत्र से, उस पत्र से, उस सरकारी वित्त विभाग के आदेश से आज की तारीख तक भी वो होल्ड पे हैं। एक भी कार्य उनमें से शुरू नहीं हुआ है। 12 महीने हो गए, आप महीने भर होल्ड पे रख लेते, 2 महीने रख लेते, 3 महीने रख लेते, 4 महीने रख लेते। आप दूसरा बजट पेश करने जा रहे हो और पिछली सरकार के बजट की घोषणाओं और जो वित्तीय स्वीकृतियां और जो टेंडर प्रक्रिया पूर्ण हो गई थी उन कामों को भी आप अभी तक नहीं करा पा रहे हो, तो इससे बड़ी विफलता कोई हो नहीं सकती। उन्होंने कानून व्यवस्था पे सवाल उठाए थे। आज कानून व्यवस्था छिन्न छिन्न है, कोई पूछने वाला नहीं है। नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, SC ST के साथ में अत्याचार हो रहे हैं, माफियागिरी हावी है। भूमाफिया हो, चाहे खनन माफिया हो, चाहे बजरी माफिया हो। और हद तो तब हो गई जब खनन माफिया और बजरी माफिया के रूप में भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए विधायक और जनप्रतिनिधि उस माफियागिरी में शामिल हो गए। और इस बजट में जब राजस्थान की विधानसभा में आएगा 70, तो हम लोग बताएंगे कि केवल अवैध बजरी करने के लिए सड़कें स्वीकृत की गई, जिससे उन विधायकों या उन विधायकों के लोग बजरी खनन कर सकें आराम से और अवैध बजरी निकाल करके अवैध तरीके से धन कमा सकें। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो काम इनको करना चाहिए था, हमारी सरकार के समय 25 लाख का इलाज था, आज कोई इलाज नहीं। वही योजना चल रही है लेकिन उस योजना का लाभ नहीं मिल रहा। 5 लाख कर दिया 25 लाख का। RGSS में कर्मचारियों को कोई इलाज नहीं मिल रहा है। प्राइवेट ने तो तकरीबन बंदी कर दी कि भैया RGSS में हम इलाज करेंगे नहीं, हमको पैसा नहीं मिल रहा है। आज जिन बेरोजगारों को उन्होंने इंगित कर करके हम पे आरोप लगाए थे, उनके लिए न कोई नौकरी है, न बेरोजगार भत्ता है। जो नौकरियां 1 लाख की मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की, मैं पूछना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से, मुख्यमंत्री जी आप बता दीजिए एक दिन सामने होके कि आपने कितनी विज्ञप्तियां निकाली और कितने पेपर कराए, और कितने पेपर कराए वो पारदर्शिता पूर्वक बिना लीक के हो गए। बार बार एक सवाल उठाना, हमने पेपर लीक रोक दिया। आपने पेपर लीक कराया ही नहीं, और पेपर करा करके नौकरी दे दोगे, पेपर लीक नहीं होगा तो हम खुद धन्यवाद दे देंगे कि बच्चों के साथ में आपने ये ठीक काम किया। लेकिन आज की तारीख पर आप बैठे बैठे वाई लूटना चाहते हो। ये कहते हैं कि साहब हमने दोषियों को पकड़ लिया। मैं कहना चाहता हूं, आंकड़ा आपके सबके सामने हम लोग रख देंगे कि जितने कड़ा कानून हमने बनाया, इनके किसी स्टेट ने नहीं बनाया, केंद्र ने नहीं बनाया पेपर लीक में। और जितने लोगों को हमने पहले पकड़ा, उससे ज्यादा ये नहीं पकड़ पाए। जो हमने चिन्हित कर दिए थे, लेकिन जो एब्सकॉन्ड थे, जो बाहर भागे हुए थे, भगोड़े थे, उनमें से कुछ लोगों को पकड़ा। और हाँ, ऐसा ही भर्ती में जरूर इन्होंने कुछ लोगों को चिन्हित करके पकड़ा, लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ मैं पूछना चाहता हूं कि वो सारे के सारे थानेदार जैसे हेडिंग बना बना के मंत्री भी उस परीक्षा की निरस्ती की मांग कर रहे थे। ये देखो साहब, सारे ही फर्जी थानेदार हैं। 40 पकड़े, 24 जमानत पे आ गए और 20 भी जल्दी आने वाले हैं। तो आप किस मुंह से ये कह सकते हो कि हमने कोई तीर मार लिया? आज बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिल रही है। अन्नपूर्णा रसोई नाम तो बदल दिया इंदिरा रसोई का, लेकिन वहां पर खाना नहीं मिल रहा है।
तो मैं समझता हूं कि ये सारी की सारी चीज, बिजली, आप बताइए, फ्यूल चार्जेस वापस बढ़ा दिया आपने, नए कृषि और जो घरेलू उपभोक्ता हैं उनको आप वो छूट नहीं दे रहे हो जो हमारी सरकार के समय दी गई थी। तो आपने नई चीज क्या कर दी? ईआरसीपी देश के प्रधानमंत्री जी के स्वयं श्रीमुख से बोली हुई बात है कि हम इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेंगे। केवल नामकरण चेंज किया। जो हमारे समय में 10,000 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति थी, टेंडर हो गए थे, वर्क ऑर्डर हो गए थे, उनका बजट में दोबारा नाम डाला। 80% जो डैम बन गए उनका प्रधानमंत्री जी से शिलान्यास करवाया। भारतीय जनता पार्टी से मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, आप ये बताएं कि इस ईआरसीपी का जो शिलान्यास किया है प्रधानमंत्री जी ने, अपने केंद्रीय बजट में कितना पैसा स्वीकृत किया, कितना बजट अलॉट किया, और कल कितने बजट की आपके यहां घोषणा करके गए? 1 रुपया नहीं। यमुना जल के लिए पोस्टर लगवाए मुख्यमंत्री जी ने, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, क्या खुद की खूबी थपथपा रहे थे, जनता तो आ नहीं रही थी। पोस्टरों के पैसे लगते नहीं, मुख्यमंत्री के सरकारी लगते हैं, इसलिए पोस्टर लग गए। आ गया यमुना जल का पानी। 4 महीने में विधानसभा में कहा था डीपीआर बना करके पाइप खोदना चालू कर देंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ बैठक कर ली थी। कहां है मुख्यमंत्री जी वो डीपीआर? और अब तो हद ही हो गई जब देश के प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि जमुना का पानी चूरू में, हनुमानगढ़ में, नर्मदा का, प्रधानमंत्री जी जमुना का पानी बाड़मेर में पीने के लिए मिल रहा है, पाली में मिल रहा है, लेकिन हनुमानगढ़ में, चूरू में वो पानी जा ही नहीं सकता। और वो कह रहे हैं पानी पी रहे हैं लोग। जो 8,500 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति, वित्तीय प्रबंधन करते हुए हमने जारी कर दी थी, हमारे सरकार के समय 2022 में ही कंप्लीट बात हो गई थी, उसको आप दोबारा बजट में डाल करके आप वाई लूटना चाहते हो कि शेखावाटी को हम पानी पिला रहे हैं। तो ये झूठ कितने दिन तक चलेगा? देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि पेट्रोल का भाव हरियाणा के बराबर दिसंबर में सरकार बनते ही कर देंगे। मैं पूछना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से, आपके तो दौरे भी खूब होते हैं मुख्यमंत्री जी, दिल्ली के हर 3 दिन से, ये डेली अप डाउन का एक कोई हेलीकॉप्टर ले लो जो डेली अप डाउन करता रहे सुबह से शाम, क्योंकि हर चीज़ की पर्ची वहीं से लानी पड़ती है, खुद से तो कर नहीं सकते हैं। सुना आज भी गए हुए हैं। अब वो नरेगा वाली और आंगनबाड़ी वाली बहनों को ला करके जो कार्यक्रम कराया, उसके लिए लताड़ पिलेगी, या कोई मंत्रिमंडल का फेरबदल होगा, या कोई टेंडरों की पर्चियां वहां से कलेक्शन करनी पड़ेंगी, क्या करना पड़ेगा देखते हैं, आने वाला समय बताएगा। लेकिन स्थिति ये बनी हुई है। हम पे आरोप लगाते थे, आज क्या स्थिति है, किरोड़ी जी का क्या है, आज वित्त मंत्री से आपके कैसे संबंध हैं, आपके उद्योग मंत्री जी से मुख्यमंत्री जी के कैसे संबंध हैं, मंत्रियों के विधायकों से कैसे संबंध हैं, विधायकों के जनता से कैसे संबंध हैं। और राइजिंग राजस्थान में तो हद ही हो गई साहब। सैर सपाटे कर लिए, जनता का पैसा गाड़ी कमाएगा 100 करोड़ से ज़्यादा का तो घूम घूम के, और यहाँ पता नहीं कितने करोड़ों हम कलेक्शन कर रहे हैं। ये रोहित बोरा जी बताएंगे कितना पैसा लगाया। एक भी आदमी ऐसा एमओयू लेकर के नहीं आया है जो ये कह रहा है कि मैं इतना इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं। वो पहली शर्त लगा रहा है, जमीन फ्री में दे दोगे तो सोलर लगा दूंगा। क्या है ये इन्वेस्टमेंट है क्या? ये काम है क्या? ये रोजगार है क्या? हमारे बच्चों को कोई रोजगार मिलेगा क्या? बिजली कहाँ ले जाएंगे, कहाँ नहीं ले जाएंगे? उनको तो फ्री में जमीन चाहिए। और एक खेल और समझ में आ रहा है इस राइजिंग राजस्थान में कि कुछ बीजेपी के नेता ने रजिस्ट्रेशन करा रखा है कि जमीन अलॉट करानी है, रजिस्ट्रेशन करा लिया हमने, इसलिए फ्री में या सस्ती में डीएलसी रेट पे जमीन मिल जाएगी, तो हम भी कोई छोटा मोटा उद्योग लगा लेंगे। भाई ये राजस्थान की संपदा है, इसको लूटने नहीं देंगे, चिंता करने की बात नहीं है। विपक्ष पूरी ताकत के साथ में
आपके काले कारनामों को उजागर करेगा, आपके कच्चे चिट्ठे खोलने का काम करेगा, आपके घोटाले खोलने का काम करेगा। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि किसानों के साथ में जो धोखा चल रहा है, वो जो धोखा है, डीएपी दी नहीं, 2700 रुपये गेहूं के दिए नहीं, लोन ऋण देने के लिए और नहीं चुकाने वाली बात किरोड़ी जी कह ही चुके कि साहब चुकाता नहीं है, इसलिए इनको किसान को लोन देना ही नहीं चाहिए। तो फिर किसान के साथ में आप 3 साल से 2.5 साल से पहले बॉर्डर के ऊपर बैठाया, फिर समझौता किया, फिर देश के प्रधानमंत्री ने माफी मांगी और आज उनको अपने लिखित समझौते के बारे में पूछने के लिए भी जाने की इजाजत इनको नहीं है। शिक्षा विभाग में तो बहुत ही शानदार काम चल रहा है, क्या कहूं शिक्षा मंत्री जी के लिए, तो इसी को रखना, इतना ही कहूंगा। 5 साल तक शिक्षा मंत्री यही रहे और अगर भारतीय जनता पार्टी शासन में आ जाए तो गोविंद डोटासरा आप प्रेस के सामने फिर दोनों कान पकड़ के कह देगा कि वास्तव में यही शिक्षा मंत्री जोरदार था, हमारी सोच गलत थी। कोई भी ऑर्डर किया सारे यूटर्न, पहले इंग्लिश मीडियम स्कूलों को बंद करने की साजिश की, जनता उठ खड़ी हुई, इन्हीं के जनप्रतिनिधियों ने कहा भाई क्यों। मेरे पास वो चिट्ठी भी मौजूद है जिसमें खुद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर में अपने विधानसभा क्षेत्र में मुझे लिख के दी थी, शिक्षा मंत्री को लिख के दी थी कि आप ये इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल दो, और वो आज इंग्लिश मीडियमों के पीछे आरएसएस के कहने से पीछे पड़ा हुआ है कि इसको बंद कैसे करूं। आप बताइए, शिक्षकों की भर्ती, स्टाफिंग पैटर्न और कोई नवाचार, ट्रांसफर पॉलिसी, कभी भी आप पूछ लो, ये मुख्यमंत्री जी बताएंगे, ये समय बताएगा। एक बात और कहनी है उनको तो, कि कोई भी शिक्षा पे सवाल पूछे तो मंत्री जी ये कहते कि अब भविष्य में आने वाला शिक्षा मंत्री तय करेगा। तो चैप्टर तो क्लोज हो, उनको क्या कहें क्या नहीं कहें। अब केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं, नए जिलों के बारे में बहुत बातें हो गई, हम समीक्षा कर रहे हैं 800 कामों की, नए जिलों की, सब इंतजार कर रहे हैं। प्रशासनिक व्यवस्थाएं पूरी ठप पड़ी है, कोई कलेक्टर काम करने को तैयार ही नहीं है कि मेरा जिला वापिस 1 होगा, 2 रहेगा, मैं रहूंगा नहीं रहूंगा। और अब तो हद ही हो गई कि जब इन सारी चीजों के साथ साथ जातिगत दुर्भावना फैलाने का काम भी सरकार अगर करने लग जाए तो इससे बड़ा दुर्भाग्य इस प्रदेश का कोई हो नहीं सकता। मैं एक चिट्ठी लेकर के आया हूं, एक ट्वीट लेकर के आया हूं। जब मोदी जी की सभा हुई उसके बाद में मुख्यमंत्री जी के विशेषाधिकारी ओएसडी हैं माननीय दिनेश शर्मा जी, जो सरकारी पद के ऊपर हैं, वो कहने हैं कि जो प्रधानमंत्री जी आए और 1 साल का जो परिणाम है उसके ऊपर वो कह रहे हैं, इस ऐतिहासिक अवसर को सफल बनाने में आपकी सक्रिय भागीदारी रही, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से दिए गए सहयोग के लिए सभी को बधाई और धन्यवाद। आशा है कि भविष्य में भी आप इसी तरह सक्रियता बनाए रखेंगे। ये विप्र बंधुओं को सम्मानित करके ये चिट्ठी, वो ट्वीट और चिट्ठी लिख रहे हैं। अरे भाई, 36 कौम के लोग एक हैं, सब साथ में हैं, सबका विकास में सहयोग रहता है, सब प्रदेश के निवासी हैं। आप एक वर्ग विशेष को औरों से अलग करना चाहते हो क्या? हम सब एक हैं। विप्र हो, एससी हो, एसटी हो, राजपूत हो, जाट हो, महाजन हो, धोबी हो, मुसलमान हो, 36 कौम के लोग हम एक हैं। आप सरकारी पद पे बैठ करके और इस तरीके की जातिगत दुर्भावनाओं की बातें फैला करके आप क्या कहना चाहते हो? ये मुख्यमंत्री जी की अनुभवहीनता, उनकी पकड़ कमजोर और नौसी के लोगों को इस प्रकार से वहां पर, रिश्तेदार है तो घर में रिश्तेदारी निभाओ ना। मुख्यमंत्री कार्यालय में बैठा करके आप इस तरीके के ट्वीट कराओगे क्या? इस तरीके का प्रेस नोट कराओगे क्या?
इससे संदेश ठीक नहीं जा रहा है। इसलिए मैं तो आपसे इतना ही निवेदन करूंगा, ये सब बातें अगर मैं कहूँगा तो बड़ी बात हो जाएगी। नई नौकरियां निकल रही हैं, न बेरोजगारों को भत्ता मिल रहा है, न किसानों की कोई सुध लेने वाला है, न कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज है। सारे दिन घूम घूम के बातें करना, थोते झूठे बातें करना, थोते भाषण देना, ये इनकी आदत सी बढ़ गई है। तो कम से कम 12 महीने हो गए, पूरा का पूरा राजस्थान बेबस है, बदहाल है। इसको मुख्यमंत्री जी को संभालना चाहिए, सरकार को संभालना चाहिए। राइजिंग राजस्थान में किसने कराया? राइजिंग राजस्थान 9 अफसरों की फोटो देखी कि इन्होंने करवा दिया। तो फिर मुख्यमंत्री जी, उद्योग मंत्री, वित्त मंत्री, एक दूसरे वाले वो उप मुख्यमंत्री जी दिल्ली वाले तो इनका क्या रोल था? फिर इनका भी कोई रोल था क्या? ये भी बाहर गए थे तो कोई चप्पल जूते खरीदने ही थोड़ी गए थे, इनका भी तो रोल तो होगा ना। वही जो आप समझ रहे हो। तो आप समझो बात को कि ये क्या चल रहा है। फिर कह रहे हैं कि बड़े बड़े ऐड डाल रहे हैं। हर सरकार देती है ऐड, लेकिन उपलब्धियों पे देती है। आखिरी में 12 महीने जब होते हैं तब कहती है 4 साल में हमने ये काम किया। अभी तो भाई साहब कुछ किया ही नहीं। आप तो 2 बैंड चले नहीं। अरे कि मैं तो थक गया, आप मेरे को मसाज की ज़रूरत है, मेरे को पंपिंग की ज़रूरत है, मेरे को जूस की ज़रूरत है, मेरे को ग्रीन टी की ज़रूरत है। अरे भाई साहब 2 महीने चले नहीं और मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं मस्त रहो। तो बाबा जी मस्त वाले से काम तो करो आप, हम तो मस्त रह जाएंगे। काम जनता के होने चाहिए, कोई भी वर्ग के खुश नहीं है। क्या दिया पत्रकारों को बताओ? आपसे 12 महीने में मिले कभी ऐसे 1 to 1 की? मैं मुख्यमंत्री जी को प्रस्ताव देता हूं कि जूली साहब से, मेरे से तो आमना सामना नहीं करेंगे, करें तो फिर एक दिन वो सरकार की सफलताओं के लिए और हम इस 12 महीने की उनकी असफलताओं के लिए किसी भी मीडिया, सब मीडिया चैनल को बुला करके, और ये वो अपना है ना कौन सा जो रामनिवास बागवाड़ा अल्बर्ट, वहां पर करें। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जनता अपने आप मूल्यांकन कर देगी। जनप्रतिनिधियों का अपमान, जनप्रतिनिधियों की जगह प्रशासक लगा करके पंचायत चुनाव, नगर निकाय चुनाव को रोकना, ये पाप है। मुख्यमंत्री जी, भरतपुर में जहां से मुख्यमंत्री जी जाए जन्मे हैं, वहां के जिला प्रमुख का चुनाव नहीं करा रहे और कह क्या रहे हैं? चिट्ठी है मेरे पास, अगर वो मना करें तो मुझे बता देना, मैं वायरल कर दूंगा कि वोटर लिस्ट नहीं बनी। अरे देश की वोटर लिस्ट बन गई भाई साहब, आपकी भरतपुर की कैसे नहीं बनी? और जगह चुनाव हो गए, उसकी कैसे नहीं बनी? बढ़ गई, और आपकी कैसे नहीं बनी? वोटर लिस्ट नहीं, मुख्यमंत्री जी चुनाव करा लो, पता लग जाएगा। भरतपुर में मैं चैलेंज करता हूं, अगर मुख्यमंत्री जी जिला प्रमुख का चुनाव कराएंगे तो वहां कांग्रेस का जिला प्रमुख बनेगा, भारतीय जनता पार्टी का नहीं बन सकता। तो ये जो स्थितियां इन्होंने बनाई हैं, उसके बारे में मैंने अपनी बात कही है। थोड़ी लंबी हो गई इसलिए माफी चाहता हूं, लेकिन मेरे पास बहुत है साहब और भरा पड़ा हूं। 12 महीने इनकी गाड़ियां खा खा के पता नहीं क्या हो गया। अरे काम करो ना। आप 12 महीने से कोस ही कोस रहे हो, कांग्रेस ने ये कर दिया, कांग्रेस ने ये कर दिया, कांग्रेस ने ये कर दिया। तुम हमारा ही प्रचार करोगे, अपना खुद का भी प्रचार करोगे कोई? तो ये जो सारी बातें आपके सामने हैं। अभी जूली साहब बोलेंगे, फिर हम एक लंबी दिखाएंगे, उसके बाद में सारी बातें, आपके सवाल भी लेंगे। इन बातों पे आप सवाल, कुछ रह गया तो सब चीज़ें फिर जूली साहब भी तो बोलेंगे। और पिछले 3 दिनों से अध्यक्ष जी के निर्देशन में प्रदेश कांग्रेस का कमेटी के जो पदाधिकारी हैं उनकी लगातार बैठकें हुई, उनको टास्क दिया गया और कल बहुत ही शानदार और जानदार प्रदर्शन प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में कल किया गया, जिसकी चर्चाएं पूरे प्रदेश में और दिल्ली तक भी हैं। साथियों, मैं पूछना चाहूँगा, जो सरकार ने 1 साल में काम किया है,
जो सरकार ने जनता से जो वादे किए उनकी हकीकत क्या है, वो मैं मीडिया के माध्यम से भी सरकार से भी पूछना चाहूँगा। सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा कि 100 दिन की कार्य योजना इस सरकार ने बनाई थी, वो 100 दिन की कार्य योजना हमें तो मिली नहीं आज तक। अगर किसी मीडिया के भाई को भी मिली हो तो वो बताएं, और अगर बीजेपी के लोग इसको सुन रहे हैं तो वो भी बता दें कि हमारी ये 100 दिन की कार्य योजना थी, ये हमने पूरी कर दी। दूसरा, सरकार बनने के बाद में इन लोगों के द्वारा समीक्षा की बात की गई। अध्यक्ष जी ने बताया था कि 800 जो निर्णय अंतिम ईयर के थे उसकी उन्होंने बात की। उन्होंने कॉलेजों के लिए समिति बनाई थी, उन्होंने इंग्लिश मीडियम स्कूलों के लिए समिति बनाई थी, और इन लोगों ने जिलों के लिए समिति बनाई थी। लेकिन पूरा 1 वर्ष बीत चुका है, ये समिति और भी कई चीज़ों के लिए समिति बनाई थी, तो आज तक पूरे 1 वर्ष में मेरा इस सरकार से सवाल है कि किसी भी कोई समिति की कोई रिपोर्ट आई हो और वो आपने लागू की हो, वो जरूर बताएं। इनके अलावा भी कई समितियां इस सरकार ने बनाई, तो किसी एक की रिपोर्ट तो बताएं कि भाई ये समितियां बना रहे, वो समिति कर क्या रही, सबसे पहला से। दूसरा सवाल मेरा ये है, मैं कई बार आपसे भी कहता हूं कि जब सरकार बनने के बाद में कुछ मौके इस सरकार के सामने आए अपनी क्षमता दिखाने के। पहली बार जब गर्मी आई तो इन लोगों के पास प्रदेश में बिजली की व्यवस्था नहीं थी, ये बिजली नहीं दे पाए। विधानसभा के अंदर बड़ा हंगामा हुआ, लेकिन कोई जवाब नहीं था, और मंत्री का एक ही जवाब था कि गहलोत सरकार ने महंगे दामों पे बिजली खरीदी थी, हम नहीं खरीदे। तो भाई हमने तो जनता के लिए बिजली खरीदी थी, आप भी खरीद लो। बिजली नहीं दे पाए, गर्मी आई, पानी नहीं दे पाए। फिर बरसात आई, कई जगह बाढ़ की स्थिति बनी, लेकिन पानी तक की निकासी ये लोग नहीं कर पाए कि पानी तो निकलवा दें। और ऐसे समय में आपदा राहत मंत्री के बिना मुख्यमंत्री आपदा राहत का दौरा करते रहे और चेक बांटते रहे, लेकिन आपदा राहत मंत्री उनके साथ नहीं खड़े थे। उसके बाद खाद का समय आया, ये लोग किसान को खाद नहीं दे पाए। अभी सरकार ने सम्मेलन किए, जिस दिन किसान सम्मेलन हुआ उस दिन फिर वापस कृषि मंत्री उस कार्यक्रम के अंदर नहीं आए। और हालत ये है सरकार की, किसानों की बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं। 12,000 रुपए किसान सम्मान निधि देने की बात की थी, 1 साल निकल गया है। पहले तो 2,000 की घोषणा की, 2000 में भी 1,000 डाले, 1,000 अब 4-5 दिन पहले डाले हैं। ये तो इनकी हालत है। गेहूं का समर्थन मूल्य 2700 करने की बात कही थी, नहीं कर पाए। बाजरे की खरीद की कही थी, नहीं कर पाए। हरियाणा के बरोबर डीजल पेट्रोल की कही थी, नहीं कर पाए। किस बात का ये जश्न मना रहे हैं? मोदी जी आ रहे हैं, बड़ी बड़ी तारीफ कर रहे हैं इस सरकार की। अरे भाई, आप पेंशन नहीं दे पा रहे हो बुजुर्गों की, दिव्यांगों की, परित्यक्ताओं की, विधवा बहनों की, आपके पास पेंशन के पैसे नहीं है। आपके मंत्री विधानसभा में बोलते हैं कि हम तो हर महीने पेंशन दे रहे हैं। बड़ी शर्म की बात है। इससे अच्छा तो ये है कि अगर मैंने कहा था एक बार, मैं बार बार दोहराना नहीं चाहता, मैं 2 लाइनें कही थी एक शायर की कि कुर्सी है तुम्हारा जनाजा तो नहीं है, कुर्सी है तुम्हारा जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। ये मैंने कहा था विधानसभा। यार गरीबों की तो सुनो, सोशल सिक्योरिटी की हम बात करते हैं, मोदी जी बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं। आप समझिए, मेरे दर्द को समझिए। मैं उन प्रदेश के उन बुजुर्गों का, दिव्यांगों का, विधवा बहनों का दर्द कह रहा हूं जो महीने में 1000 रुपए आ जाते हैं और उनको कांग्रेस गवर्नमेंट की स्कीम का फ्री का गेहूं मिल जाता है, कांग्रेस की स्कीम का नरेगा में उनको रोजगार मिल जाता है, तब उनका चूल्हा जलता है। क्योंकि बड़े लोगों के लिए हो सकता है 1000-1100 रुपए कोई बड़ी बात नहीं हो, लेकिन उस गरीब के लिए ये 1150 रुपए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन ये लोग नहीं दे रहे, बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं दे रहे। SC हो, ST हो, OBC हो, EWS हो, सब लोग परेशान हैं, बच्चे परेशान हैं। ये हालत इस सरकार की बन रही। बेरोजगारी भत्ता पिछले 1 साल से इन लोगों ने बंद कर रखा है।
जो काम कांग्रेस समय में शुरू हुए, अभी अध्यक्ष जी ने कहा था कि दिसंबर के अंदर एक ऑर्डर निकाल के इन लोगों ने वो सारे कामों पे रोक लगा दी थी। पहली ऐसी सरकार है कि जो सरकार काम मंजूर हो जाए, उसका टेंडर हो जाए, उसका वर्क ऑर्डर हो जाए और काम शुरू हो जाए, उसके बावजूद भी कामों को रोकती है। ये ऐसी पहली सरकार है। मैंने तो अपने 20 साल के राजनीतिक जीवन में ऐसा नहीं देखा। जिनकी सैंक्शन होगी, वित्तीय स्वीकृति निकल गई, उसके बाद कोई उसको डिस्टर्ब नहीं करता है। लेकिन ये लोग जानबूझ के एक सवा साल होगी, कब आचार संहिता लगी थी, तब से लेकर आज तक कहीं कॉलेजों की बिल्डिंग बन रही है, कहीं तहसील, कहीं उप तहसील, कहीं नगर पालिकाओं के बिल्डिंग बन रही है, अन्य अलग अलग डिपार्टमेंटों के अंदर जो बिल्डिंगें बन रही है, सबका पैसा रोका हुआ है। क्यों भाई? क्यों आप फिर क्यों ढिंढोरा पीटते हो? कर्जा आपने 75 साल के इतिहास में आज तक का सबसे ज्यादा आपने ले लिया। भारत की बात करते थे, ये बड़ी बड़ी बात करते थे। आज राजस्थान के अंदर जब हमारी सरकार थी तब इन्होंने कहा बहुत ज्यादा कर्जा ले लिया, लेकिन इन लोगों का कर्जा जो है, इन लोगों का जो कर्जा है वो ऐतिहासिक स्तर पे पहुंच गया। अभी तो जो विधानसभा में इन्होंने आंकड़े दिए ना, उसको भी क्रॉस कर जाएगा। अभी तो दिसंबर ही चल रहा है, अभी तो 3 महीने बाकी है, ये हालत इन लोगों की हो जानी है। तो ये जो ढिंढोरा पीट रहे हैं जिस प्रकार का, उन बातों पे मैं आना चाहूंगा। विशेष रूप से ये जो बात कर रहे हैं कानून व्यवस्था की, नहीं सहेगा राजस्थान, ये पोस्टर पूरे राजस्थान के अंदर इन लोगों ने लगाए थे। आज क्या हो रहा है? आज भरतपुर मुख्यमंत्री जी का, गृह राज्य मंत्री जी का, दोनों का जिला है जिनकी जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था की। क्राइम में नंबर 1 है, नंबर 1 पूरे राजस्थान में मुख्यमंत्री और गृह राज्य मंत्री का जिला। गृह मंत्री भी खुद मुख्यमंत्री है। ये हालत इन लोगों की। 10% क्राइम बढ़ गया, 23% महिलाओं पे, बच्चियों पे अत्याचार बढ़ गए, एट्रोसिटीज के मामले पूरे प्रदेश के अंदर बढ़ गए, और जो अनुसंधान है वो दर वापस घट के आ गई। अब मामले पेंडिंग पड़े, पुलिस जांच नहीं कर सकती। और आप देख लीजिए, पिछले अगर हफ्ते की बात करें, कितने हादसे हो गए। मुख्यमंत्री की सुरक्षा में चूक, उपराष्ट्रपति की सुरक्षा में चूक, और खुद परिवहन मंत्री जो डिप्टी सीएम भी हैं, परिवहन मंत्री के काफिले के अंदर एक ओवरलोड ट्रक घुसाता है। आप अंदाजा लगा सकते हो। मुख्यमंत्री के काफिले के अंदर आ जाते हैं, विधानसभा अध्यक्ष के काफिले के अंदर लोग आ रहे हैं, रील बना रहे हैं। आपका इकबाल खत्म हो गए, क्योंकि आप लोगों ने तानाशाही की। आज पूरे प्रदेश के अंदर आपका मंत्री अधिकारियों के चैम्बर में जाके बैठ जाता है काम के लिए। उनको ये स्थिति हो गई कि मंत्री, कैबिनेट मंत्री जो कि सरकार का हिस्सा है, सरकार है, जहां अधिकारियों को जाना चाहिए वहां तो आपका कैबिनेट मंत्री जा रहा है। आपके कैबिनेट मंत्रियों पे मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, हम लोगों पे मुकदमे दर्ज करो। 2 तो हम बैठे हैं आपके सामने। हमने सिर्फ किसानों को बिजली नहीं मिल रही ये डिमांड करने गए थे कोटा के अंदर, हम पे मुकदमे आपने दर्ज कर दिए। और मेरे को लगता है कोई 20-25 एमएलए, मंत्री, पूर्व मंत्रियों पे इस सरकार ने मुकदमे दर्ज किए, जो कि रंजिशवश। कल हमने प्रदर्शन किया, आप ये देखिए, चले नहीं उससे पहले तो पानी आपने, गंदा पानी हम लोगों पे डाल दिया, लाठियां चार्ज करने की तैयारी आप लोगों ने कर ली। जबकि अध्यक्ष जी ने कहा कि हम उस पार्टी के लोग हैं जो पार्टी कानून की और संविधान की हमेशा पूजा करती आई है, हमेशा ध्यान रखती आई है, हमेशा पालना करती आई। आप उसके बाद ऐसा कर रहे हैं। आपके पूरे 1 साल के अंदर मैं पूछना चाहता हूं, जो भी लोग धरना प्रदर्शन करना चाहते हैं, क्या आपकी सरकार ने कोई स्थान चिन्हित किया है? नहीं किया है। मैं बता देता हूं, कोई धरना प्रदर्शन कर ही नहीं सकता। कोई एनजीओ के लोग, कोई व्यापारी, कोई बच्चे, कोई भी आ जाए, किसी को अनुमति नहीं है। आप कह रहे थे हम 1 लाख नौकरी देंगे, अध्यक्ष जी ने कहा, मैं फिर कह रहा हूं, 1 नौकरी मुख्यमंत्री बता दे, 1 नौकरी। ये तो 1 लाख कह रहे हैं, मैं 1 कह रहा हूं, जो इन लोगों ने विज्ञापन निकाला हो, इन लोगों ने पेपर कराए हो, इंटरव्यू कराए हो और उसको नियुक्ति पत्र दिया हो, 1 बता दे। आप अब 1 लाख की बात करो, 52,000 तो 4th क्लास की नौकरी निकाली। तो सबको 4th क्लास बनाने के लिए आप लगे हुए कि सब लोग 4th क्लास की नौकरी करें। 13,000 नौकरी उसमें संविदा की है,
और वो भी अगली साल उनके पेपर होंगे, कब वो नौकरियां होंगी। यह हालत इस सरकार की है। कल आपने देखा होगा लोकसभा के अंदर देश का गृह मंत्री बात करता है कि क्या अंबेडकर अंबेडकर लगा रखा है। इससे ज्यादा तो अगर हम भगवान का नाम लेते तो हमारी 7 पीढ़ी तर जाती। भाई तारों ने 7 पीढ़ी के लिए किसने मना किया है? लेकिन देश का गृह मंत्री जो एक संवैधानिक पद पे है और जो गृह मंत्री की शपथ उन्होंने ली है ना, वो संविधान की वजह से ली है। बाबा साहब अंबेडकर की वजह से उस व्यक्ति ने शपथ ली है और उसकी वजह से वो वहां पे बोल रहा है लोकसभा के अंदर। और उसके बावजूद एक देश का गृह मंत्री इस प्रकार की अपमानित टिप्पणी करता है, बाबा साहब अंबेडकर पे करता है, जो कि घोर निंदनीय है। और ये इनकी जो स्थिति है, इनके दिल के अंदर क्या चल रहा है वो बताता है। क्योंकि आज इनको कोई चिंता नहीं है कि आज स्थिति क्या है। गृह मंत्री का बयान आना चाहिए था मणिपुर के अंदर कि हमारी माताओं बहनों को किस प्रकार से निवस्त्र करके सड़कों पे दौड़ा रहे हैं, गोलियां मार रहे हैं। उनका बयान आना चाहिए था। इस देश के अंदर जिस प्रकार से लगातार क्राइम बढ़ रहा है उसके ऊपर उनका बयान आना चाहिए था। आज ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई जो मर्जी जिसको डरा दे धमका दे। आज मध्य प्रदेश के अंदर क्या हुआ? अरे उन छोटे छोटे बच्चों ने राहुल गांधी जी को अपना गुल्लक तोड़ के भारत जोड़ो यात्रा में मदद कर दी, तो आपके दर्द हो गया। आपने उनके लोगों को इतना प्रताड़ित किया कि उन्होंने सुसाइड करना पड़ा। 12 के अंदर अध्यक्ष जी, 12 के अंदर हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को इतना प्रताड़ित किया पुलिस के द्वारा कि उसे सुसाइड करना पड़ा। 3 दिन तक लोग सब लेके बैठे रहे। ये हालत हो गई है। क्राइम की स्थिति ये है देश के अंदर, प्रदेश के अंदर। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज आज बची नहीं। तो ये सरकार जो ढिंढोरा पीट रही है ना जिस प्रकार का, वो ढिंढोरा पीटने की आवश्यकता नहीं है। आप क्यों इतना बार बार कह रहे हो कि हमने ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। मैं पूछता हूं, आपने चिरंजीवी योजना थी जो पूरे प्रदेश की सबसे टॉप स्कीम थी, जिसका लाभ सब लोगों ने लिया। आज चिरंजीवी योजना की क्या हालत होगी? नाम बदल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने नाम भी बदल दिया और स्कीम को भी ठप कर दी। मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना को आपने बंद कर दिया। आरजीएचएस की हालत ये कर दी कि न बंद है न चल रही है। आप फोटो खिंचवा रहे हो कि फोटो 80-80, 90-90 साल के लोग जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं जिनकी रेगुलर दवाएं चल रही है, आज वो वापस लाइन पे लगेगा। आपके पास इतने काउंटर भी नहीं है, इतने लोगों को आप वहां बुला के परेशान करना चाह रहे हो। ये स्थिति इस सरकार की। तो मैं ज़्यादा नहीं कहते हुए काफ़ी बातें मैंने अपने आपके सामने रखी है। इनके मंत्रियों की हालत तो ये है कि खुद इनके मंत्री जिन्होंने अपने बेटे को लगवा लिया था, हमने विधानसभा में मामला उठाया तो फिर इस्तीफा देना पड़ा। ये इनके मंत्रियों की हालत। अभी इनके विधायक अनीता बघेल ने एक अधिकारी पे इतने आरोप लगाए, उसकी जांच इन लोगों ने आज तक नहीं कराई है। भाई जांच तो करा लो। अधिकारी गलत है, एमएलए गलत है, ये तो पता चलना चाहिए। एक विधायक रोजाना वैसे ही बाजारों में घूमता रहता है, वो कानून व्यवस्था कोई चिंता नहीं, उनको यही नहीं पता भी करना क्या है। वो यही गिन रहा है कि सड़कों पे कितनी रेहड़ी लग रही है, पटरियों पे कितने लोग बैठे। अरे भैया जो काम करना है वो काम कीजिए। एक मंत्री कहता है कि मैं कोई बालाजी नहीं हूं, मैं कोई फूंक मार के पानी ला दूं। ये स्थिति इन लोगों की है। आपको इतनी बड़ी पोस्ट पे सरकार चलाने की जिम्मेदारी दी गई है। आपकी जिम्मेदारी आप सरकार चलाएं, आपकी जिम्मेदारी आप जनता के काम करें, आपकी जिम्मेदारी है कि आप जनता के दुख दर्द में शामिल हों। लेकिन ये जिम्मेदारी निभाने की बजाय सिर्फ और सिर्फ अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग, पोपाबाई का राज, और सब अपने सत्ता सुख भोगने में लगे हुए हैं। और राइजिंग राजस्थान में मस्त है सत्ता, और बेरोजगार घूम रहे हैं लेने के लिए बेरोजगारी भत्ता, उनको ये भी नहीं मिल रहा। यह हालत इस सरकार की हो रही है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, मीडिया के दोस्तों से भी ये कहना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा, मीडिया और विपक्ष का चोली दामन का साथ है, सत्ता का साथ नहीं है आप लोगों का, विपक्ष का साथ है। आपका जो काम है वही हमारा काम है कि कोई भी सरकार, कोई भी अधिकारी, कोई भी कर्मचारी अगर सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, उस मामले को हम उठाएं, जनता के बीच में लेके जाएं, उनको सतर्क रखें कि भाई आपकी जिम्मेदारी काम करने की है। अभी ये चतुर्थ श्रेणी की भर्ती फिर इन्होंने सफाई कर्मचारियों की फिर निरस्त कर दी। क्यों कर दी भाई?
आपके क्या कारण रहे? बार बार आप तो बहुत बातें करते थे, पिछली सरकार पे बड़ी टॉन्टिंग करते थे कि हमने, पिछली सरकार ने काम ही नहीं किया, हम तो ये कर देंगे। 2 बार आपने इसको कैंसिल कर दिया, फर्जी प्रमाण पत्र आप लोगों ने बना दिए। आप उसकी जांच कराना चाहते हैं, नहीं कराना चाहते हैं, किसने गड़बड़ की है पता होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैं कहना चाहूँगा। पूरा 1 साल इन लोगों का एकदम नाकारा रहा है, एकदम कोई इन्होंने जनता की सुध नहीं ली। आज राजस्थान के पास है क्या? आप सबको पता है, राजस्थान के पास एक ही चीज है, वो है लैंड। हम जितना सोलर का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसमें 1 पैसा राजस्थान के कोष में 1 पैसे का इजाफा नहीं होगा। आप जितना इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, ना 1 पैसे से हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ेगा, क्योंकि हमने पीपीएज ही साइन नहीं करे। जितना पैसा है, बेसिकली एक पैसा आना है बहुत बड़ा, यूएई का सॉवरेन फंड है जिसका पैसा आना है। आप सबको पता है, रोज पेपरों में आ रहा है यूएई का सॉवरेन फंड का पैसा आना है, और वो आप सबको पता है और मुझे सबको पता है कि वो पैसा कहाँ जाना है, किसके लिए जाना है, वो आप सबको पता है। वो गुजरात बेस्ड इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए जाना है और किसी के लिए नहीं जाना है। लड़ाई उसकी राइजिंग राजस्थान के पीछे सबसे बड़ी कहानी वो यूएई के सॉवरेन फंड की है और किसी की नहीं। ये तो एक आपको चश्मा पहनाया गया, हमको और आपको चश्मा पहनाया गया है कि भाई ये राइजिंग राजस्थान क्यों करा गया है। आपको पता है हमें व्हीलिंग चार्जेस भी नहीं मिलेंगे, जो एक स्टेट को पावर उसमें मिलने चाहिए थे वो व्हीलिंग चार्जेस भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि पावर ग्रिड की ट्रांसमिशन लाइंस हैं, जितना इलेक्ट्रिसिटी आप प्रोड्यूस करोगे वो ट्रांसमिशन लाइंस में जाएगी। ये जितना इन्वेस्टमेंट आ रहा है, क्या हो रहा है, हमारी लैंड घिरे जा रही है। आगे आपको राजस्थान के लिए सोलर एनर्जी भी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये तो सब पहले ही यूज हो जाएगा, ये तो सब पावर ग्रिड में चला जाएगा। आपको हमको यानी प्रोडक्शन राजस्थान में, और हम खरीदेंगे किससे? पावर ग्रिड से खरीदेंगे, सेंट्रल पावर सेक्टर अथॉरिटी से खरीदेंगे। हमें जितनी बिजली खरीदनी पड़ेगी, जितने ये बड़े इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं, आप ये बताइए किसी ने यहाँ पर कहा कि हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएंगे? जेएसडब्ल्यू कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है? उनका सिर्फ एक पावर सेक्टर में एक छोटा सा प्लांट है। आज गोइंकास यहाँ से बिजली लेके जा रहे हैं, कहीं है कि भाई आपको कुछ मिल रहा है? यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग। आपको आईएसटीसी का भी पैसा नहीं मिल रहा, आपको आरईआरसी को जो एक आपको फीस जमा करानी पड़ रही है सोलर के लिए, उसके अगेंस्ट सब इंडस्ट्रीज चले गए और उस पर स्टे ऑर्डर आ चुका है, उसका भी पैसा आपको नहीं मिलने वाला। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जीरो। मैं आपको 2 एग्जांपल्स देता हूं इस पर। हमारे मुख्यमंत्री जी जापान गए, लोगों ने कहा कि साहब जापान गए, जापान से बड़ा इन्वेस्टमेंट आएगा। जापान से इसलिए इन्वेस्टमेंट आएगा क्योंकि वहाँ 0 इंटरेस्ट रेट है। बैंक में भी आप पैसा रखते हो तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, 0 इंटरेस्ट रेट है वहाँ पर। हमने भी कहा साहब बहुत अच्छी बात है। और दाइकिन का प्लांट अलवर में लगा हुआ है। बात हुई, फोटो भी छपी, पत्रिका या भास्कर में एक फोटो आई थी, मुख्यमंत्री दाइकिन के ऑफिस में जाते हुए। दाइकिन के ऑफिस में गए, 4 दिन बाद इकोनॉमिक टाइम्स एक न्यूज देता है कि 1200 या 1500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट दाइकिन आंध्र प्रदेश करेगा, राजस्थान में नहीं आएगा। तो ये मुख्यमंत्री जी की एफिशिएंसी है। आप गए ना वहां पर, क्या करके आए? इसी तरह से जो एक ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट एस्कॉट्स कोबोटा, जो कि जापानीज फर्म है, इन दोनों का जॉइंट वेंचर है, इसका एक ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट आना था राजस्थान के अंदर, जिससे एम्प्लॉयमेंट होता कम से कम 10 से 15 हजार हमारे वर्कर्स लगते। इतना बड़ा ये प्लांट आना था। They have written a letter in the month of June to National Stock Exchange saying कि we are not putting up this plant because we are not getting land, we are not getting electricity, we are not getting anything from this state. They have cancelled the EOI with Rajasthan government. Can you imagine this? आप ये देखिए, बिजली, इंडस्ट्रियल बिजली राजस्थान में सबसे महंगी है, तो आयरन की तो आपके कोई प्लांट्स लगेंगे नहीं, जबकि हमारे यहाँ आयरन और अब मिल गया है। कहाँ? भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा से आयरन ओर का जो स्लज है वो बाहर जा रहा है, प्रोसेसिंग राजस्थान में नहीं हो रही, क्योंकि आपकी बिजली की रेट इतनी महंगी। बिजली की रेट क्यों महंगी हुई? आपने बजट में क्या करा? जिनने पावर जो आपकी ड्यूटी थी, जो सेल्फ कंजम्पशन के लिए बना रहे थे, 60 पैसे की पावर की ड्यूटी थी,
वो आपने 10% के अंदर जितनी आउटस्टैंडिंग थी उसको क्लियर कर दी। उधर तो आप कह रहे हो कि बिजली वालों में हमारे को पैसा नहीं है, बिजली डिपार्टमेंट में हमारे पास पैसा नहीं है। वो आपकी जो 1000-2000 करोड़ की रेवेन्यू थी वो आपने खुद ने खो दी, आपने बंद ही कर दी, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा खेल हुआ है, सब समझते हैं। ये मैंने उस दिन विधानसभा में भी बोला था, ये खेला हुआ है। आप ये देखिए पलायन शुरू हो गया भीलवाड़ा से सब पलायन करके एमपी में जा रही हैं। जितना जो मैनचेस्टर ऑफ राजस्थान कहलाता है भीलवाड़ा, वहां से लोगों ने अपने इंडस्ट्रीज लगाने शुरू कर दिए। कहां पर? मध्य प्रदेश में। वहां पर लैंड सस्ती, बिजली सस्ती। आपके पास क्यों आएंगे? आपके पास है क्या? ना पानी है, ना बिजली है। आपको पीपीए करने थे राजस्थान में, पीपीए करते आप राजस्थान में, 2 रुपए 2.25 रुपए पे पीपीए करते, क्योंकि आप उनको जब सस्ती आप वो दे रहे हो, वो भी तो आप पीपीए सस्ते नहीं कर पा रहे हो। आज जो रेट ऑफ मेगावाट पर जो हम सोलर पे 3.5 लाख करोड़, 1 मेगावाट की जो रेट थी 3.5 लाख करोड़, 350 करोड़ थी, दैट हैज कम डाउन टू 2.50 करोड़। हम उस पर पीपीए करें ना। पीपीए क्यों नहीं करना चाह रहे? पीपीए आप करना नहीं चाह रहे, बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट को आप लैंड देना चाह रहे हो, बाहर आप बिजली बेचना चाह रहे हो। आपको पता है 100 मेगावाट का मैं प्लांट लगाऊंगा, कितने आदमी उसमें लगेंगे? मुश्किल से 5। ओएनएम तो कुछ है ही नहीं ना उसके अंदर। उसकी सफाई सिर्फ पानी से, आजकल वो भी सिस्टम, कंप्यूटराइज सिस्टम लग जाता है, उसमें पानी डलता है और वो साफ हो जाता है। तो इन्वेस्टमेंट जितना आ रहा है, और वही मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जो हमारे टाइम में इन्वेस्टमेंट था, हमारे टाइम में भी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, बट इन्वेस्टमेंट जहां आना चाहिए था वहां आया, दैट इज इन द टूरिज्म सेक्टर। हमारे टाइम में टूरिज्म सेक्टर के अंदर जयपुर में हमारे टाइम में 10 5 स्टार होटल बनना शुरू हुए थे। मैं सिर्फ जयपुर का एक एग्जांपल दे रहा हूं। जयपुर इटसेल्फ में करीब 11,000 करोड़ का टूरिज्म सेक्टर में इन्वेस्टमेंट आया था, सिर्फ जयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और एक आदमी जब टूरिज्म सेक्टर के लिए, एक टूरिस्ट जब जयपुर आता है, तो उसके वो पीछे 4 आदमी चलते हैं। टैक्सी वाला चलता है, होटल वाला चलता है, 4 आदमियों को इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट एक बार देते हैं। तो टूरिज्म सेक्टर में कुछ नहीं हो रहा, बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, कुछ भी नहीं हो रहा। क्योंकि आज आप करोगे टूरिज्म सेक्टर में कोई भी इन्वेस्टमेंट, उसका फल आता है 4 साल बाद। क्योंकि होटल इंडस्ट्री में कोई भी 5 स्टार होटल बनता है वो एक दिन में तो बनता नहीं। इट टेक्स 4 years 5 years फॉर दैट इन्वेस्टमेंट टू टेक प्लेस। तो मेरा आप सबसे निवेदन है, बिजली सबसे महंगी, क्यों आपके इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट करें? इनका तो सिर्फ राइजिंग राजस्थान में एक ही मुद्दा था कि सोलर पे इन्वेस्टमेंट करो। राजस्थान की जो जमीनें हैं, बड़ी बड़ी जमीनें जो हैं, वो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को सस्ती प्राइस पे दे दो, और हमारे किसान ठगा सा महसूस करें, क्योंकि उन बेचारों की जमीन जाएगी और किसी की जमीन नहीं जाएगी। अब मैं साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ उस फिल्म के लिए। थैंक यू। पिक्चर दिखाओ भाई। जगजाहिर जी के फिर सवाल। आप बैठ जाओ तो यार, बीच में मत डिस्टर्ब। कोई बात नहीं, आपके हैं 3 तो बाकी भी तो हैं। हाँ दिखाओ भाई। भाजपा सरकार का 1 साल, राजस्थान बेबस और बेहाल। राजस्थान में भाजपा सरकार को सत्ता में आए 1 साल का समय बीत चुका है। भाजपा सरकार की इस नाकामी के 1 साल में राजस्थान की जनता बेबस और बेहाल दिखी है। 1 साल पहले दिल्ली से पर्ची आई और पर्ची में ऐसा डमी मुख्यमंत्री चुना गया जो दिल्ली के इशारों पर काम कर सके। पर्ची सीएम दिल्ली से कंट्रोल, दिशाहीन, कमजोर और नाकाम नेतृत्व हर फैसले के लिए बस दिल्ली से पर्ची की उम्मीद लगाया जाता है, क्योंकि पर्ची से बने मुख्यमंत्री स्वयं कोई फैसला नहीं कर पाते। सरकार का रिपोर्ट दिल्ली से चलता है। प्रदेश के संवेदनशील मसलों पर भी मुख्यमंत्री जी बोलने और कोई निर्णय करने से बचते हैं। 1 साल पहले भाजपा ने झूठ और नफरत फैलाकर सत्ता हासिल की, जनता को बड़े बड़े वादे और ठगने वाले झांसे दिए। लेकिन अफसोस, राजस्थान की जनता आज रो रही है। गांव में लोग बिजली पानी के लिए तरस रहे हैं। अस्पतालों में ना दवाई है ना इलाज। विकास की रफ्तार मानो थम चुकी है।
एक साल के बाद भी सरकार के पास ना तो कोई योजना है, ना ही प्रदेश को आगे बढ़ाने का विजन। सरकार ने निवेश लाने की नौटंकी जरूर की है, पानी की तरह जनता का पैसा बहाया, चेहरा चमकाने के लिए खूब इवेंटबाजी की, लेकिन समिट की अव्यवस्थाओं ने सारी पोल खोली। यूटर्न सरकार, भाजपा सरकार की नाकामी और कमजोर नेतृत्व को इस बात से समझा जा सकता है कि सरकार का आदेश 24 घंटे भी नहीं टिकता। जनता ने पर्ची के साथ यूटर्न सरकार का तमगा भी दे दिया। अकेले शिक्षा विभाग में सरकार को 10 से ज्यादा आदेश वापस देने पड़े। सफाई कर्मियों की भर्ती, पार्षदों की नियुक्ति, पुलिस सेवा में आयु वर्ग की छूट और ट्यूबवेल पर रोक लगाने वाले बिल पर भी सरकार की खूब किरकिरी हुई। अपराध और महिला अत्याचार, प्रदेश में कानून व्यवस्था कम तोड़ चुकी है। राज्य में जंगल राज जैसे हालात हैं। जोधपुर में 15 दिन में 5 छोटी बच्चियों से दरिंदगी की घटना ने प्रदेश का सिर शर्म से झुका दिया। बालोतरा में दिन दहाड़े बेटी का अपहरण, भरतपुर में माफिया द्वारा महिला की पिटाई, रूपनगढ़ में खुलेआम गोलीबारी और गुंडागर्दी की घटनाएं प्रदेश की बेलगाम कानून व्यवस्था का सबूत है। प्रदेश में बीते एक साल में करीब 7,000 महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुआ है, यानी प्रदेश में हर दिन औसतन 18 से 19 छोटी बच्चियों और महिलाओं के साथ दरिंदगी हुई है। उदयपुर में 15 साल के छात्र देवराज की हत्या हो या फिर जोधपुर का अनिता हत्याकांड और समरावता की घटना, मुख्यमंत्री के श्रीमुख से एक शब्द नहीं निकला। टोक हो या डोसा, माफियाओं के आगे कमजोर सरकार सरेंडर करती नजर आई। चाहे टोक में पुलिसकर्मी की हत्या हो या फिर मालपुरा में पुलिस वालों पर हमला, सरकार की नाकामी बन गया। किसानों से धोखा, भाजपा ने सत्ता में आने से पहले किसानों से खूब झूठे वादे किए। भाजपा के संकल्प पत्र में किसान सम्मान निधि को 12,000 रुपए सालाना करने का झांसा दिया गया, लेकिन सरकार ने सिर्फ 1,000 रुपए बढ़ाकर सम्मान निधि को 7,000 रुपए किया। भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में बाजरा को एमएसपी से खरीदने का वादा किया, लेकिन बाद में सरकार पलट गई। गेहूं की फसल को एमएसपी के ऊपर बोनस देकर 2700 रुपए क्विंटल में खरीदने का भी भाजपा ने वादा किया, लेकिन सरकार ने अब तक किसानों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की। नहीं, भाजपा सरकार ने अतिवृष्टि से बर्बाद हुई फसलों का ना तो मुआवजा दिया, ना ही किसानों को रबी की फसल के लिए डीएपी खाद उपलब्ध कराया। भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार में डीएपी की खूब कालाबाजारी हुई। आलम यह था कि प्रदेश के 14 जिलों में डीएपी का एक भी कट्टा सप्लाई नहीं हुआ। भाजपा की सरकारों में किसानों की दुर्दशा ऐसी है कि उपराष्ट्रपति को भी मजबूरन इन्हें आईना दिखाना पड़ता है। कृषि मंत्री जी, एक एक पल आपका भारी है। मेरे आपसे आग्रह है और भारत के संविधान के तहत दूसरे पद पर विराजमान व्यक्ति आपसे अनुरोध कर रहा है कि कृपया करके मुझे बताइए, क्या किसान से वादा किया गया था और वादा किया गया वादा क्यों नहीं निभाया गया, और वादा निभाने के लिए हम क्या कर रहे हैं। भाजपा के किसान विरोधी रवैये को इस बात से समझा जा सकता है कि इनके कृषि मंत्री स्वयं कहते हैं कि लोन लेना और उसे नहीं चुकाना किसान की आदत बन चुका है। कर्जा माफ कर देना और बार-बार कर्जे लेने की प्रवृत्ति किसान की रुक नहीं सकती। कर्जा लेना और उसको माफ कर देने से किसान की मानसिकता पे फर्क पड़ता है, फिर एक आदत बन जाती है कर्जा ले लेना उसको नहीं देना। इसलिए इस प्रवृत्ति को रोकना पड़ेगा। और बनते ही कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि किसान की आदत खराब हो गई है, वो लोन लेता है और नीयत खराब होती है, वो चुकाता नहीं है, इसलिए उसको लोन नहीं दिया जाए और उसका लोन माफ नहीं किया जाए। किसान भी नहीं है ये किसान को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। बाजरे की खरीद का क्या हुआ, किसान को 12,000 रुपए किसान सम्मान निधि मिलनी थी, उसका क्या हुआ, 6 घंटे बिजली का क्या हुआ, बीज मिलते थे उस बीजों का क्या हुआ। आज जो अतिवृष्टि में जो किसान की फसलें खराब होगी उसके मुआवजे का क्या हुआ, डीएपी खाद का क्या हुआ। भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में 2.5 लाख और मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने बजट में पहले साल 1 लाख और कुल 4 लाख सरकारी नौकरी का वादा किया, लेकिन एक साल बीतने के बाद भी युवा नौकरी के लिए भटक रहे हैं। भाजपा सरकार ने नौकरी के नाम पर सिर्फ छलावा किया। भाजपा ने विपक्ष में रहते 5 साल तक संविदा का विरोध किया, लेकिन सरकार में आने के साल और बाद जो भर्ती निकाली वो भी संविदा पर निकाली।
यानी संविदा और चतुर्थ श्रेणी के अलावा भाजपा सरकार ने असल में सिर्फ 6,220 पदों पर भर्ती निकाली है। कांग्रेस सरकार ने स्वीकृत सफाई कर्मियों की 23,000 पदों की भर्ती भी भाजपा सरकार को निरस्त करनी पड़ी। इतना ही नहीं, पेपर लीक के आरोपियों पर सरकार कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पाई। सत्ता में आने से पहले राजस्थान भाजपा के पूर्व अध्यक्ष सीपी जोशी और भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ ने आरपीएससी को भंग करने का वादा किया था, लेकिन सरकार बनने के बाद भाजपा अपने वादे से मुकर गई। इस मौजूदा स्वरूप को भंग तत्काल करना चाहिए। अब तक आरपीएससी की परीक्षा हुई है, तो सारी शासन की जांच होनी चाहिए। मैं चाहूंगा कि अगर किसी तरह कोई बदलाव की संभावना नहीं होगी, उसमें मैं सबसे पहले ये मांग करूंगा हमारी सरकार ये सारी बच्चे और आरपीएससी जैसी संस्था को निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जैसे लोगों ने घोटाला किया है उनको सजा तो मिलेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शासन में आरपीएससी को बंद करके यूपीएससी की तर्ज पर एक अच्छी पारदर्शी व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार देने का भी काम करेगी। बिजली पानी की किल्लत, बीते एक साल में राजस्थान की जनता ने बिजली पानी की ऐसी किल्लत कभी नहीं देखी। किसान 6 घंटे बिजली को तरसते रहे तो जनता भीषण गर्मी में त्राहिमाम करती थी। गांव हो या शहर, हर जगह अंधेरा छाया रहा। 12-12 घंटे की अघोषित बिजली कटौती की गई। 400 से 600 लाख यूनिट बिजली की कमी से सैकड़ों कॉलोनियों में बिजली ठप रही, तो कहीं अस्पताल के आईसीयू में भी बिजली गायब रही। सरकार ने बिजली भले ही उपलब्ध नहीं कराई, लेकिन अडानी की जेब भरने के लिए जनता की जेब से 5,000 करोड़ रुपए का वसूली प्लान जरूर बना लिया। कांग्रेस सरकार ने जहां जनता के लिए 200 यूनिट फ्री बिजली और सरचार्ज माफ किया था, वहीं भाजपा ने सत्ता में आते ही बिजली के दाम बढ़ाकर दोगुना सरचार्ज वसूल किया। उद्योगपतियों का खजाना भरने के लिए सरकार बिजली विभाग में निजीकरण करने जा रही है। हेड मॉडल के नाम पर जयपुर, जोधपुर और अजमेर डिस्कॉम को निजी हाथों में देकर जनता की जेब काटने की तैयारी हो रही है। कुछ ऐसी ही मारामारी पानी के लिए दिखी। जल संकट के लिए सरकार ने समय रहते कोई कदम नहीं उठाया। जयपुर शहर की 10 लाख आबादी पानी की एक बूंद के लिए तरसती रही। अलवर में 70 घंटे तक नल बंद रहे। मेंटेनेंस के नाम पर कई दिनों तक पानी की सप्लाई रोकी गई। हालात ऐसे थे कि सरकार को चेताने के लिए 78 साल के वकील मोहन लाल गुप्ता जी को आत्महत्या करनी पड़ी। जनता करे त्राहिमाम। प्रधानमंत्री ने चुनावी रैलियों में पेट्रोल डीजल के दाम हरियाणा और गुजरात के बराबर करने का वादा किया था, लेकिन भाजपा ने सत्ता में आने के बाद वो सब कुछ भुला दिया। मैं आज राजस्थान को वादा करता हूं, मैं गारंटी देता हूं, 3 दिसंबर के बाद भाजपा सरकार बनेगी। उसके बाद पेट्रोल डीजल की कीमतों की समीक्षा की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में ईआरसीबी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने का वादा किया था, लेकिन आज प्रदेश में भाजपा की सरकार होने के बावजूद पूर्वी राजस्थान की जनता को उसका हक नहीं मिला। पार्वती, काली सिंह, चंबल लिंक परियोजना को राष्ट्रीय प्रोजेक्ट के तौर पर घोषित करें। यमुना जल समझौता हो या फिर ईआरसीबी का एमओयू, भाजपा ने राजस्थान के हितों के साथ कुठाराघात किया है। मुख्यमंत्री जी ने भागीरथ बनकर आभार सभाएं खूब की, लेकिन सच ये है कि 1 साल बीतने के बाद भी नई डीपीआर तक नहीं बनी। अनर्गल बयान, अंतरकलह पहचान, बेतु के बयान और पार्टी में घमासान भाजपा की पहचान बन चुका है। बीते 1 साल में भाजपा के नेता और विधायक अपनी ही सरकार को कोसते नजर आए। पता नहीं कैसे हंसी आ रही है कि डॉक्टर केवललाल राज्य राजस्थान में उतने वालों को, किसानों को लेकर, पेपर लीक वालों को लेकर, सफाई कर्मियों को लेकर और 17 तारीख की प्रेस की सभा में भी डाले गए। विधायकों ने बार इस्तीफे की धमकियां दी। 24 घंटे में अगर प्रशासन ने हमारा साथ नहीं किया तो मैं आपके कहने से पहले इस्तीफा दे दूं। कृषि मंत्री के इस्तीफे पर सरकार अब तक कोई स्थिति स्पष्ट नहीं कर पाई। हम बजट सरकार का बताएगी
सरकार के मंत्री जनहित के मुद्दों को सुलझाने की बजाय जनता को ही कोसकर बेतुकी बयानबाजी करते नजर आए। समाधान ये नहीं कि मैं कोई खूब मार दूं या मैं मारा दूं, बल्कि तुरंत आगे वो कर दूं। मेरे पास जो पानी प्रोसेस है मैं किसी को करूंगा। को देखता हूं जो चेक करने की बात पूरा शरीर दिखा करके और इसको करती है। आपको जो नियम कानून लागू करना हो कर दो, बोल करके प्रोत्साहित मत करो। अनावश्यक बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। मेरे से बहुत बड़े आदमी हैं, लेकिन ऊपर से मैसेज ठीक नहीं जाता है। लोग हमें टोकते हैं, कहते हैं तुम्हारा शिक्षा मंत्री किस तरह का बयान दे रहा है। मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करूंगा कि थोड़ा शिक्षा मंत्री जी को बुला कर सलाह दें कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए, इसे शिक्षकों का अपमान नहीं होना चाहिए। भाजपा सरकार के कुशासन व कुप्रबंधन ने प्रदेश का बेड़ा गर्क करने का काम किया है। जनता के काम करने की जगह भाजपा के नेता बस भ्रष्टाचार, लूट खसोट और उगाही में लगे हैं। मैं सबके सामने कह रही तुम्हारा व्यक्ति बुलाओ जो जगह पैसे नहीं दो तीन मैं तो अपने हिसाब से बोलूँगा, इसमें भी है ये। ऐसे थोड़ी हो जाएगी कि तो नियमानुसार है भाई, ऐसे कैसे नहीं क्या देखो मुझे व्यक्ति काम कर ही नहीं रहे। सुबह से शाम भ्रमण करो, भ्रमित करो, भाषण दो और भ्रमित करो। इसके अलावा कोई दूसरा काम ही नहीं है इनके पास में। इनके पास कोई विजन नहीं है। हमारे किसान के तकलीफ को कम करने का वादा किया था, उसका क्या हुआ? आपने महंगाई कम करने का वादा किया था, उसका क्या हुआ? आपने मातृ शक्ति को जो सशक्तिकरण करने की बात की थी, उसका क्या हुआ? आप नहीं सहेगा राजस्थान का नारा देने वाले आज हमारी नाबालिग बेटियों के साथ में बलात्कार हो रहे हैं। प्रतिदिन 18-19 माता बहनों के साथ में बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं और कोई सुनने वाला नहीं।